नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है न्यूज एट 4 का। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अपने पैतृक गांव के दौरे की। राष्ट्रपति ने आज अपने गांव पुखराया का दौरा किया। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही। दूसरी बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के बाद 18 जिलों में उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है, यानी अब 57 जिलों में वोटिंग होनी है। तीसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी के मन की बात, जिसमें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक को लेकर यूपी के खिलाड़ियों प्रियंका गोस्वामी और शिवपाल सिंह का जिक्र किया। चौथी बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले में नोएडा डेफ सोसाइटी की। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस ने यहां के शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है, तो सभी का मोबाइल बंद आ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 15 साल गांव में ही बिताए और अपने गांव से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। यहां आने जाने का सिलसिला बना रहा। लोगों को संबोधित करने के दौरान राष्ट्रपति ने प्राइमरी विद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल शंभू दयाल त्रिपाठी को याद किया और बताया कि उनसे ही बड़ों का सम्मान करने की सीख उन्हें मिली। इस दौरान राष्ट्रपति को सुनने के लिए काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव में पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने पहुंचते ही अपनी मातृभूमि को नमन किया, अपने मातृभूमि को प्रणाम किया और फिर उस गांव में संबोधित किया उन तमाम लोगों को और ये बताया कि उन्हें अपने पैतृक गांव से कितना प्यार है। जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। 30 साल पहले घाटमपुर से चुनाव लड़ा था, ये याद किया उन्होंने और कहा कि वैसा सम्मान, आत्मीयता जीवन में पहली बार देखा था। मेरा कार्यक्षेत्र केंद्र बिंदु हमेशा पुखराया रहा। राष्ट्रपति भवन पहुंच गया तब भी केंद्र बिंदु पुखराया ही है। पुखराया एक व्यापारिक केंद्र भी है, ये राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान कहा और कहा कि मेरी जन्मस्थली परौख लेकिन कर्मस्थली पुखराया है। यहीं से मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ और मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता हूं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठने की कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कोरोना काल में यूपी सरकार के कामों की भी सराहना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, परौख पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले धरती को छूकर प्रणाम किया। पथरी देवी मंदिर में भी पहुंचे महामहिम, वहां पथरी देवी का उन्होंने पूजन किया। मंच पर मौजूद रहे राष्ट्रपति। सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान चाक चौबंद रही और इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मेरे आने से आपको जितनी खुशी है उससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मुझे खुशी है। सही मायने में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाने की जो एक लालसा होती है, बरसों से जुड़ी हुई थी, प्रतीक्षा थी, आप सबकी भी प्रतीक्षा थी और इसीलिए आज मैं जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया और ये प्रार्थना की कि ये जितने विलंब से मुझे इस बार आना हुआ, आगे इतना विलंब ना हो, जल्दी से जल्दी आने का मौका मिले। परौंख में सीएम योगी ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सीएम ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि देश के 2 सर्वोच्च पद पर यूपी का अधिकार होना सौभाग्य की बात है। हालांकि इस दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की लोगों से अपील की। तो देखिए, परौंख में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव में पहुंचे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जिन्होंने उनका स्वागत किया। जो मंत्र दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मास्क अनिवार्य रूप से आप घर में हो, गांव में हो,
कहीं बाहर जा रहे हो, ये मास्क किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में सहायक हो सकता है। दूसरा, कोरोना की जांच टेस्ट करने के लिए टीमें गांव-गांव जा रही हैं। टेस्ट कराने से कोई भागे ना। गांव-गांव में दवा वितरण का कार्य हो रहा है। किसी को भी कोई लक्षण है, वह जरूर उसकी जांच जरूर करवा लें, दवा ले लें। जो डॉक्टर या निगरानी समिति के लोग कहें, उसके अनुरूप दवा जरूर लें। आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों की भी मेडिसिन किट बांट रहे हैं। मेडिसिन किट को भी हम लोग किसी बच्चे को बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, उन सब के लिए दवा गांव-गांव में वितरण की व्यवस्था हो रही है। उसको जरूर लें और निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखवा लें। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। ये वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त में है। वैक्सीन हमें कोरोना महामारी से बचाएगा। हम वैक्सीन लेने से भागे ना, हमारी बारी आएगी, हम वैक्सीन जरूर लें। अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कृति का परिणाम है कि आज राज्य सरकार से तो लोग लेते थे, लेकिन राज्य को दान देने के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। और आपने यहां पर वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को राज्य सरकार को दान देकर के यहां पर शिक्षा के एक अनुपम केंद्र के रूप में उसे विकसित करने का जो बीड़ा उठाया था, राज्य सरकार उस दायित्व का पूरी मजबूती के साथ निर्वहन करेगी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिवंगत मिल्खा सिंह को याद करते हुए टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने यूपी की एथलीट प्रियंका गोस्वामी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा खेला है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से वाराणसी के शिवपाल सिंह ने खेला है इंडिया के लिए। इसके साथ ही साथ प्रियंका गोस्वामी का भी जिक्र यूपी की खिलाड़ी उनका किया। उसके साथ ही साथ दिवंगत मिल्खा सिंह को भी अपने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात देश से की, संबोधित किया रेडियो के जरिए और टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया। बताया कि कैसे यूपी के 2 खिलाड़ियों ने विपरीत स्थिति में भी देश का नाम रोशन किया है। प्रियंका गोस्वामी जो कि मेरठ की रहने वाली हैं, उनकी भी तारीफ प्रधानमंत्री ने की। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वाराणसी के भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह की कड़ी मेहनत को सराहा और टोक्यो ओलंपिक में उनके चयन का भी जिक्र किया। तो उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी जिनका आज जिक्र किया अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनमें से एक भाला फेंक में शिवपाल सिंह को याद किया है और कहा है कि उनका जो योगदान है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक में चयन हुआ है शिवपाल सिंह का। बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पिता, चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे हैं जैवलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अपील की और कहा कि वो वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचें और वैक्सीन को लेकर खुद जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए
ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। याद रखिए, और मैं तो आपको खास रूप से कहना चाहता हूं, आप एक सवाल अपने मन में पूछिए। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन निर्णायक सफलता का मंत्र क्या है? निर्णायक सफलता का मंत्र है निरंतरता। इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी भ्रांति में नहीं रहना है। हमें सतत प्रयास करते रहना है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। 100 सीटों पर संयुक्त प्रत्याशी उतारेगी पार्टी, ये असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है और कहा है कि ओपी राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के 100 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, यानी वो चुनावी मैदान में रहेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा ऐलान किया है और बताया है कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से 100 प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और अब बात मेरठ की करेंगे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सलोनी गुर्जर का पर्चा खारिज होने के बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता रालौद नेताओं के साथ डीएम से मिलने पहुंचे। डीएम से मिलकर बाहर निकले सपा नेताओं ने कहा कि जो कल हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या है। सपा नेताओं ने बीजेपी के लोगों पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। डीएम साहब के सामने हमने अपना पक्ष रखा, डीएम साहब ने अपना पक्ष रखा कि पहले जब ये आपके सामने अपीयर हो गए हैं और इन्होंने अपना बता दिया कि मैं अनुमोदन कर रहा हूँ, इसका अनुमोदक हूँ, और वो सारी बात आपने वेरीफाई कर ली, फिर 1 घंटे बाद कौन सी बात होगी, उस पर प्रेशर पड़ा तो उसकी प्रेशर की जांच हो। जब पहले अपनी मन से वो आके अनुमोदक बन के चला गया, 1 घंटे बाद दोबारा एफिडेविट कैसे दे दिया? उस पर भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं ने दबाव बनाया और वो दबाव इलीगल था और ये निर्णय हमारे हिसाब से सही नहीं है, लीगली भी सही नहीं है। और गौतम बुद्ध नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। हालांकि सपा आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी अमित चौधरी का कहना है कि सपा के आरोपों में दम नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है, महज एक औपचारिकता बाकी रह गई है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के अमित चौधरी जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से उनके सामने किसी अन्य प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया और इसको लेकर के उनका क्या कहना है। अमित जी, ये बताइए, आपके सामने किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया और समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें पर्चा दाखिल करने नहीं दिया, प्रशासन का उपयोग किया गया। देखिए, हमारे ज़िले में 5 जिला पंचायत सदस्य हैं, 3 हम भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, 1 निर्दलीय है और 1 बसपा से जीत कर आए हैं। समाजवादी पार्टी का तो कोई सदस्य यहाँ पे जीता ही नहीं है, जीता क्या है, आसपास भी नहीं था, किसी लड़ाई में भी नहीं था। फिर किस बेस पर वो यहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषित करना चाह रहे थे, किस जोड़ तोड़ को वो करना चाह रहे थे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य हैं, हमारा पूरा बहुमत है, हम तीनों लोगों ने जाकर पर्चा दाखिल किया है और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए आगे की तैयारी की है। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसके पीछे कोई आधार है? क्या वाकई उनके प्रत्याशी को रोका गया नॉमिनेशन फाइल करने से? नहीं, उनका तो कोई सदस्य था ही नहीं यहाँ पे, फिर वो कैसे नॉमिनेशन करेंगे? किस बेस पे उनको नॉमिनेशन करना चाह रहे हैं? किस बेस पे वो कह रहे हैं कि हम यहाँ उनका कौन प्रत्याशी है? ऐसा किसी उन्होंने बसपा ने किसी ने ज्वाइन कर लिया है, निर्दलीय उनको ज्वाइन किया है, ऐसा तो कुछ है नहीं जिले में। फिर किस बेस पे वो बोल रहे हैं कि भाई हम उन पर्चा दाखिल करेंगे? किसने उनको रोका है? जब 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आए, हमारा पूरा बहुमत है, तो किस बेस पर बोल रहे हैं? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। किस जोड़ तोड़ को वो करना चाह रहे हैं, किस खरीद फरोख्त को वो करना चाह रहे हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के बाद अब 18 जिलों में उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है, जिनमें भाजपा के 17 और सपा का 1 उम्मीदवार है, जबकि 57 जिलों में 3 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इसमें 41 जिलों में भाजपा और समाजवादी पार्टियों की सीधी टक्कर है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन चुनावों के मद्देनजर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों और पार्टी के जीते हुए सदस्यों के साथ बैठक की और चुनाव की रणनीति तय की।
अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष पद का निर्वाचन होना है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश था कि सभी समाजवादी पार्टी में आस्था विश्वास रखने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया था और निर्देश दिया है कि समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष आप लोगों को बनाना है अमेठी का। और बलरामपुर की 21 साल की आरती तिवारी का जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना जाना तय है। आरती के आगे विपक्ष का कोई भी प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर सका और अब वो इस जीत के लिए अपने पिता और चाचा को श्रेय देती है। ये आरती तिवारी हैं। 21 साल की उम्र में ही आरती ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। इन नारों के बीच आरती के चेहरे से जाहिर है कि हौसलों की उड़ान बस शुरू होने ही वाली है। आरती तिवारी ने बलरामपुर के चौधरी डी वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और अब उनका निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है। आरती तिवारी को जाने। आरती तिवारी तराई क्षेत्र के परसा गांव में रहती हैं और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शिवपुरा से हासिल की है। पड़ोसी जिले श्रावस्ती के एक घरवा से हाई स्कूल किया और इंटर अपने ही वार्ड चौधरी डी के एक इंटर कॉलेज से किया। आरती ने ग्रेजुएशन के लिए बलरामपुर के MLK PG कॉलेज में एडमिशन लिया और इस वक्त वो BA 3rd ईयर की छात्रा हैं। आरती तिवारी सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता ग्राम प्रधान रह चुके हैं, जबकि चाचा श्याम मनोहर तिवारी भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और इन्हीं से प्रेरणा लेकर आरती ने छात्र जीवन से सियासत का रुख किया। ये राजनीति में आने की कहां से ठानी आपने कि मुझे अब राजनीति में जाना है? जी, हमें हमारे पापा और चाचा जी से राजनीति में आने का प्रेरणा मिला। जो पापा हमारे प्रधान थे और चाचा हमारे शुरू से भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और इसीलिए हमें उन्हीं से प्रेरणा मिला राजनीति में आने के लिए। आरती तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जब पर्चा दाखिल किया तो वो पहली बार था जब वो कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान उनके साथ जिले के विधायक और कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह मौजूद रहे। इस दौरान आरती ने अपना अनुभव साझा किया। विपक्ष की क्या रणनीति थी ये तो मुझे नहीं पता है। मैं पर्चा दाखिल करने गई और मेरा पर्चा दाखिल हो गया। मेरे साथ विधायक और सांसद जी भी थे और वरिष्ठ नेता भी थे और हमारा नामांकन हो गया। आरती तिवारी की माने तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद उनका पूरा फोकस विकास पर और शिक्षा पर होगा। स्वास्थ्य के अलावा सड़कों की मरम्मत पर वो खास ध्यान देंगी। आरती के चाचा श्याम मनोहर तिवारी का कहना है कि बलरामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। ऐसे में भाजपा के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी भतीजी के नाम को आगे बढ़ाया। चूँकि अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित था और हमारे पार्टी की नीति है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़कियों को आगे आना चाहिए, ये सीखें, इनसे और भी लड़कियां शिक्षा लें। क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा बैकवर्ड है, हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा है। यहाँ विशेषकर बालिका शिक्षा दर, महिला शिक्षा दर बहुत कम है। निश्चित तौर पर आरती तिवारी की जीत महिला सशक्तिकरण की जीत है और इससे समाज की दूसरी बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी आगे बढ़ें और समाज में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बलरामपुर से सुशील मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। धर्मांतरण मामले में नोएडा डेफ सोसाइटी का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश ATS ने जांच तेज कर ये जानने की कोशिश की है कि इस स्कूल से जुड़े शिक्षक और कर्मचारियों का धर्मांतरण मामले में क्या भूमिका रही। लेकिन जब उत्तर प्रदेश ATS ने संस्थान से जुड़े शिक्षक और कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो सभी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश ATS का शक और गहराता जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आप देखते रहिए ABP गंगा।